Hello students. In the previous lectures we had studied about the structure of monocotyledonous and dicotyledonous embryo, and also we study some part of the seed. Now today we study in broad way. Okay, so कल हमने पढ़ा था कि जो आपकी हार्ड सीड कोट होती है वो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन किसको, यंग एम्ब्रियो को, ठीक है। और इस तरीके से कैसे न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है, और ये जो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन होती है वो वेरिएशन यानी चेंज को क्या करती है, लीड करती है, ठीक है। आगे देखते हैं, कहता है क्या कि जो सीड होती है वो हमारे एग्रीकल्चर का एक क्या है, बेसिस है, एक आधार है। जैसे क्या करें कि जब डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल, ध्यान दीजिएगा, डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स। कैसे कह रहा है कि जो अगर मान लीजिए कोई भी सीड है, मैच्योर सीड है, जब उसमें डिहाइड्रेशन या डॉर्मेंसी हो जाती हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही क्रूशियल होते हैं। किसके लिए, फॉर द स्टोरेज ऑफ सीड्स, क्यों, जो कि यूज किए जा सकते हैं एज फूड थ्रू आउट द ईयर, जो कि एक भोजन के रूप में आप पूरे साल क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या कि अगले सीजन में उसे आप एक फसल के रूप में उत्पादन भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा है टू रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो होते हैं in the absence of seeds or in the presence of seeds which germinate straight away soon after formation and cannot be stored। अरे क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं। क्या कह रहा है कि मान लीजिए अगर आप क्या कभी इमेजिन किए हैं कि एग्रीकल्चर जो कृषि है वो सीड के एब्सेंस में या फिर सीड के प्रेजेंस में, जो कि सीधे जो है स्ट्रेट वे क्या कर रहा है, जर्मिनेट कर रहा है, कब, सून आफ्टर फॉर्मेशन के तुरंत बाद क्या हो रहा है, जैसे ही उसका सीड का फॉर्मेशन हो रहा है वो तुरंत जर्मिनेट कर दिया जा रहा है। जर्मिनेट करने के बाद आप क्या कर रहे हो, उसे आप जो है स्टोर नहीं कर रहे हो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एग्रीकल्चर पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी चीज को प्रिजर्व करके नहीं रखोगे तो क्या होगा, वो डे बाय डे वो विलुप्त होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जो सीड्स होते हैं वो कब तक अलाइव रहेंगे, जब वो डिस्पर्स हो जाएंगे, आफ्टर दे आर डिस्पर्स। तो दिस पीरियड अगेन वराइज ग्रेटली। फ्यू स्पीसीज में क्या कह रहा है कि जो सीड्स होती हैं वो अपनी वायबिलिटी को खोते जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक टर्म है वायबिलिटी, कि जो सीड्स होती हैं वो अपनी वायबिलिटी को बेटा खोते जा रही हैं विद इन अ फ्यू मंथ्स। कुछ ही महीनों में वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी खुद की जो उनकी वायबिलिटी है उसे वो धीरे धीरे क्या है, खोते जा रहे हैं। क्यों, ध्यान दीजिए आगे कि जो सीड्स होते हैं लार्ज नंबर स्पीसीज का लीव फॉर सेवरल ईयर्स, यानी कि कोई ऐसी कुछ ऐसे आपके फसल होते हैं, कुछ क्रॉप्स होते हैं कि जिनकी जो सीड्स होती हैं वो कई सालों तक क्या होते हैं, रहते हैं, उन्हें आप प्रिजर्व करके रख सकते हो, ठीक है। बट और क्या यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि कईयों साल तक, 100 साल तक वो क्या होते हैं, अलाइव होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर 100 ऑफ ईयर्स। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड येट वायबल सीड्स। द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ अ ल्यूपाइन। ल्यूपिन क्या है, ल्यूपिन आर्कटिकस, दैट इज एक्सकेवेटेड फ्रॉम, ये जो है आर्कटिक टुंड्रा से इस सीड को लाया गया था। इसमें क्या होता है कि जो सीड होती है वो जर्मिनेट करती है और क्या होते हैं, एंड फ्लावर्ड सीड्स जर्मिनेटेड थी और फ्लावर्ड यानी उनमें फूल भी लगते थे। और उसका रिकॉर्ड ये बनाया गया, एस्टिमेटेड रिकॉर्ड उसका ये है कि
उनमें जो है आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉल ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डॉर्मेंसी, यानी कि डॉर्मेंसी पीरियड में रहने के बाद भी क्या है कि ये जो सीड्स थी वो जर्मिनेट होती थी और क्या होती थी, उनमें फूल भी लगे थे 10,000 साल डॉर्मेंसी में रहने के बावजूद। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि एक रिसेंट रिकॉर्ड बना कि 2000 साल 2000 years old viable seed is of date palm। डेट पाम का जो है जो बीज होती है वो लगभग 2000 साल डॉर्मेंट स्टेज में रहा है। साथ ही साथ क्या कह रहा है कि जो फोनिक्स डेक्टिलाइफ होते हैं, डेक्टिलाइफेरा, डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट किंग्स हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी। ये किंग्स हेरोड एक राजकुमार थे, इनकी जो नियर द डेड सी, यहाँ पे ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हुआ था बेटा। यहाँ पे ये फोनिक्स डेक्टाइलेरियास जो भी डेक्टाइलीफेरा था इसका क्या हुआ था, डिस्कवरी हुआ था, या आप ये कह सकते कि ये डिस्कवर्ड हुए थे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आपको कई सारे ऐसे देखने को रिकॉर्ड मिलेंगे। ओके So after the seed, our next NCERT topic and the last of this chapter, that is apomixis and polyembryony. So here it is, that is the apomixis। तो एपोमिक्सिस देखिए होता क्या है। एपोमिक्सिस जो होता है वो फॉर्मेशन होती है जो न्यू इंडिविजुअल की थ्रू किससे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, विदाउट इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, कि एपोमिक्सिस जो होती है वो नए इंडिविजुअल्स जब बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, कैसे, ना कि उसमें आपको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है। ठीक है, इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा एक और टर्म आता है दैट इज द एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस जो होता है वो फॉर्मेशन होता है न्यू इंडिविजुअल थ्रू द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, मियोटिक फॉर्मेशन गैमेट्स की और उनका क्या होता है, सब्स्टिक्वेंट फ्यूजन होता है कब, जब फर्टिलाइजेशन होता है। कहने की बात यह है कि जो एपोमिक्सिस होता है वो एक तरीके का क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, या फिर कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस से होता है। और एम्फीमिक्सिस क्या है, ये आपका एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है जिसमें कि आपका एज इट इज प्रोसेस है, मियोटिक फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का, और फिर क्या होता है, सब्सिक्वेंट फ्यूजन उनका होता है कब, फर्टिलाइजेशन के समय। इसीलिए कहा जाता है कि जो एपोमिक्सिस होते हैं वो फॉर्म होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और ये क्या करते हैं, ये मिमिक्स करते हैं किसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। एक और टर्म आता है दैट इज द एगमोस्पर्मी। ये टर्म जो बेटा आपके कुछ एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, बहुत शॉर्टकट में दिए हैं, इसलिए हमने एक दूसरे बुक की हेल्प ली है। तो एगमोस्पर्मी जो होती है वो फॉर्मेशन होती है न्यू इंडिविजुअल की बाय विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि क्या होता है, विदाउट इन्वॉल्विंग फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये फॉलोइंग टाइप्स के हैं, कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा। एक है आपका एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, रिकरेंट एपोमिक्सिस जिसे रिकरेंट एगमोस्पर्मी भी कहा जाता है, नॉन रिकरेंट एगमोस्पर्मी, पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोगैमी। ठीक है, आगे देखिएगा कि जो आपका एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है ये क्या है, इस केस में वन और फ्यू एक्स्ट्रा जो एम्ब्रियोज होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं किससे, एक डिप्लॉयड सेल्स फॉर्म फ्रॉम अ डिप्लॉयड सेल्स ऑफ न्यूसेलस या फिर इंटेगुमेंट। लेकिन क्या होते हैं, ये कभी भी एग नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पहली बात ये हैप्लॉयड सेल से नहीं होते बल्कि किससे होते हैं, डिप्लॉयड सेल, किसके, न्यूसेलस या फिर आप उसे इंटेगुमेंट भी कह सकते हो। लेकिन ये कभी भी एग नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, सिट्रस है, ओप्यून्सिया है, मैंगो है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका रिकरेंट एपोमिक्सिस या रिकरेंट एगमोस्पर्मी भी जिसे कहा जाता है, इसमें क्या है कि एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक जो होते हैं वो फॉर्म होती है डिप्लॉयड एग से या फिर ऊस्फेयर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, होता क्या है कि जो डिप्लॉयड एग्स होते हैं वो किसके थ्रू ग्रो होते हैं, पार्थेनोजेनेटिकली इनटू डिप्लॉयड
एम्ब्रियो, पार्थेनोजेनेसिस आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जैसे पोआ है, एलियम है। नेक्स्ट आपका नॉन रेकरेंट एग्मोस्पर्मी, ये जो होते हैं इट इज द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम हैप्लॉइड फीमेल गैमेट। अब देखिए, अभी तक आपने दोनों देखा वो क्या थे, डिप्लॉयड सेल से या डिप्लॉयड एग से आ रहे थे, जबकि ये जो है वो किससे आ रहा है, हैप्लॉइड फीमेल गैमेट। और क्या होता है, ये बिना फर्टिलाइजेशन के होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये जो होते हैं पार्थेनोजेनेसिस होता है। नाउ पार्थेनोजेनेसिस ये क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सीड या किसी भी एम्ब्रियो का किससे, एक फीमेल गैमेट से, लेकिन इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल आपका अंगूर, ग्रेप्स। पार्थेनोगैमी क्या है, ये जो होते हैं यूनियन होते हैं दो इनकम्पैटिबल गैमेट्स के, यानी कि क्या होता है, दो फीमेल गैमेट्स जब आपस में फ्यूज करेंगे तो वो जो प्रोसेस कहलाएगा वो होगा पार्थेनोगैमी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा है आपका एपोस्पोरी, एपोगैमी और डिप्लोस्पोरी। एपोस्पोरी क्या है कि इसमें जो डेवलपमेंट ऑफ गैमेट होता है वो डायरेक्टली किससे होता है, स्पोरोफाइट से। इसमें गैमेटोफाइट जो होते हैं वो उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो डायरेक्ट स्पोरोफाइट से होती है, ठीक है। एपोगैमी क्या है, ये इसमें जो डेवलपमेंट होता है स्पोरोफाइट का वो गैमेटोफाइट से होता है बिना गैमेट के फ्यूजन के, ठीक है। और डिप्लोस्पोरी मतलब क्या होता है, इस केस में जो चूंकि वर्ड क्या है डिप्लो, तो हैप्लॉइड तो होगा नहीं, ठीक है। जो भी चीजें होंगी वो डिप्लॉइड होंगी, यहाँ से पहला चीज निकला। तो क्या करें कि जो डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक होती हैं वो डेवलप करती हैं डायरेक्टली किसमें, डिप्लॉइड मेगा स्पोर मदर सेल, डबल MC इसे कहते हैं। मेगा स्पोर मदर सेल में ये डायरेक्टेड क्या करती हैं, डेवलप कर जाती हैं, ठीक है। आगे देखिएगा कि बहुत सारी फ्लावरिंग प्लांट जो होती हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं कहाँ, अंडर नेचुरल कंडीशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्लांट्स होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, आपको पता है, बिना गैमेट के फ्यूजन के, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स का फ्यूजन होता है और इस तरीके से प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स विद न्यू कैरेक्टर होता है। तो ये टॉपिक आपका था बेटा एपोमिक्सिस। अब अगर हम बात करें पॉलीएम्ब्रियोनी की, ठीक, तो पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, क्या कह रहा है कि जो अकरेंस होता है क्या, मोर देन वन, जब कोई एक से ज़्यादा एम्ब्रियो एक ही सीड में पाया जाता है तो वो कहलाता है पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। वो 2, 3, 4 हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि जो हाइब्रिड वैरायटीज होती हैं सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड। जो कल्टीवेशन होती है हाइब्रिड क्रॉप्स की या जो भी हाइब्रिड्स वैरायटीज हैं वो ट्रेमेंडसली क्या होती है, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। आपको पता है कि जो हाइब्रिड क्या होता है कि दो अलग अलग जीन से मिला के और एक जो नया प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज द हाइब्रिड वन, ठीक है। इसके बारे में हम चैप्टर 5 में डिटेल से पढ़ेंगे जब मेंडल की थ्योरी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बेसिकली हाइब्रिड वैरायटीज क्यों उगाते हैं, ताकि हमें प्रोडक्टिविटी यानी उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज दैट, एक प्रॉब्लम भी आ रही है। देखिए, अगर कोई चीज हमें मुनाफा दे रही है तो उसके पीछे जरूर कुछ नुकसान होता है, यस। तो आगे देखते हैं कि इसकी प्रॉब्लम ये है कि जो हाइब्रिड सीड्स होती हैं वो हर साल उन्हें प्रोड्यूस करना पड़ता है, हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर। अगर इफ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड्स आर सोन, द प्लांट्स इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर। दिस इज व्हाट, क्या कह रहा है कि अगर जो सीड्स कलेक्ट होते हैं हाइब्रिड से उन्हें सोन कर दिया जाता है, दैट इज इफ दे आर सोन, तो क्या होगा, द प्लांट्स इन द प्रोजेनी दैट
प्रोजनी प्लांट विल बी सेग्रीगेट यानी सेपरेट हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, वो अपने हाइब्रिड कैरेक्टर जो उनकी होती है वो उसे मेंटेन नहीं रख पाएंगे। आगे देखिएगा कि जो प्रोडक्शन होती है हाइब्रिड सीड्स की वो बहुत ही कॉस्टली होती है, और इसीलिए जो कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड्स होते हैं वो भी फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। अगर ये जो हाइब्रिड्स होते हैं वो एपोमिक्स में बनते हैं, यानी फिर क्या होगा कि उनके कैरेक्टर में कोई भी सेग्रीगेशन या कोई भी सेपरेशन नहीं आएगा हाइब्रिड प्रोजेनी में। तब क्या होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो आराम से कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स टू रेज न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर, मतलब कि वो क्या कर सकते हैं कि नए क्रॉप को ईयर आफ्टर ईयर वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर है? तो या फिर आप कह सकते हैं कि उनका उत्पादन कर सकते हैं, और उनको क्या है कि हाइब्रिड सीड उनको हर साल खरीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि हाइब्रिड सीड्स की जो भी आप कह सकते हो कैरेक्टर है वो एज इट इज मेंटेन रहेंगी। ठीक है, चूंकि बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस हाइब्रिड सीड्स इंडस्ट्री एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन इन मेनी लेबोरेटरीज। आप क्या बता रहे हैं कि जो चूंकि जो इम्पोर्टेंस है किसकी, एपोमिक्सिस की हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में, इसलिए जो है इस पे डे बाय डे जो है एक्टिवली रिसर्च होता रहता है बहुत सारी लेबोरेटरीज में अराउंड द वर्ल्ड। पूरे विश्व में ये चीज़ें होती हैं क्या, ताकि लोग समझ सके क्या द जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस की, एपोमिक्सिस की जेनेटिक्स क्या है, आखिर इसके पीछे का वजह क्या है, एंड टू ट्रांसफर एपोमिक्टिक जीन इनटू हाइब्रिड वैरायटीज, और एपोमिक्टिक जो जीन्स होती हैं उनको हाइब्रिड वैरायटीज में कन्वर्ट कर सके या उन्हें डाल सके, ठीक है, या फिर उन्हें ट्रांसफर कर सके। सो दिस इज व्हाट आवर चैप्टर एंडेड टुडे। So children, from tomorrow we will start our new chapter, that is chapter number 3, human reproduction. Thank you.